क्रिकेट। नमस्कार, मैं हूं अनोखा अंकित और आप सुनना शुरू कर चुके हैं ओए क्रिकेट। बड़े लंबे अंतराल के बाद मैं एक लॉन्ग फॉर्म कंटेंट लेकर आया हूं, लेकिन आज मैं अकेला नहीं हूं। और ऐसा नहीं है कि इस चैनल पे कुछ आ नहीं रहा था, आ रहा था, लेकिन शॉर्ट कंटेंट आ रहा था। लेकिन अब आपको बीच बीच में लॉन्ग कंटेंट भी मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आज से हम एक सेगमेंट शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है क्रिकेट काउच। और मैं अपने काउच पर बैठ के बात करूंगा और आप अपने काउच पर बैठ के इसके एंजॉय करेंगे, क्योंकि यहाँ हम इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे अपने कुछ मेहमान के साथ। ये पहला एपिसोड है, तो आपका प्यार ज्यादा मिलना चाहिए। और ये क्रिकेट काउच नाम मैंने इसीलिए लिया कि बस रिलैक्स होकर काउच पे बैठ के दोस्त लोग आपस में बात कर रहे हैं। अभी हाल ही में होके हटी है इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की सीरीज, और इससे बढ़िया स्क्रिप्ट कोई स्क्रिप्ट राइटर लिख नहीं सकता था। जो अंत हुआ है, 2-2 की बराबरी पर सीरीज छूटी है, और ये सही मायने में इस सीरीज का रिजल्ट है। मेरे साथ मेहमान हैं आज, क्रिकेट के अच्छे खासे एक्सपर्ट हैं और क्रिकेट को बहुत बारीकी से फॉलो करते हैं मेरी ही तरह। तो आज के इस पहले एपिसोड में मेरे मेहमान हैं, स्वागत करना चाहूंगा मैं स्टेलोन पेरिस का। सवालों का सिलसिला होगा, मेरी भी राय, मेरी भी बातचीत होगी। तो पहला सवाल मैं स्टेलोन की तरफ फेंक रहा हूं। और स्टेलोन भाई, मुझे आप पहले तो ये बताइए, सबसे पहले तो स्वागत है आपका बहुत ज्यादा ओए क्रिकेट के इस यूट्यूब चैनल पर। एक हम नई जर्नी की शुरुआत कर रहे हैं क्रिकेट काउच के साथ। तो सबसे पहला सवाल, या यूं कहूं, ओवरऑल क्या आप इस सीरीज से टेक अवे करेंगे? क्या आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस रहा, और आप इस सीरीज को, या यूं कहें फाइनल मैच को, आप कहाँ रैंक करेंगे? कौन सा ऐसा मैच आपको याद आता है जो आपको लगता हो इससे बेटर या इस लेवल का आपने अपनी अभी तक की जर्नी में एंजॉय किया? कि जी, और सबसे पहले थैंक यू सो मच मुझे यहाँ पे इनवाइट करने के लिए। और आपका सवाल, मतलब अगर आपने जो पूछा है उसके मुतालिक अगर मैं जवाब दूं तो देखिए, ये जीत मेरे, मतलब जितने भी मैं, जब से मैं क्रिकेट फॉलो कर रहा हूँ 2011 से क्रिकेट फॉलो कर रहा हूँ। भारत का वेस्ट इंडीज द्वारा था वो, जब इंडिया जीत करके आया था वेस्ट इंडीज से। तो जब से मैं क्रिकेट फॉलो कर रहा हूँ उस वक्त से लेकर के अब तक का ये मेरा सबसे मतलब यादगार मैच रहा मेरे लिए, और ये मेरी लिस्ट में हमेशा टॉप पे रहेगा। लोग कहते हैं गाबा विक्ट्री, गाबा विक्ट्री, गाबा विक्ट्री, वो तो बिल्कुल है, वो दूसरे नंबर पे आएगा ही आएगा। लेकिन 35 रन, 4 विकेट, जबकि आपको पता है कि भाई इंग्लैंड के पास बल्लेबाज हैं, जेमी ओवरटन बल्लेबाज हैं, गेंदबाज कम बल्लेबाज ज्यादा, मतलब ऑलराउंडर ही है वो, लेकिन ही इज अ बैटिंग ऑलराउंडर। ऑल इन ऑल ही वाज अ बॉलिंग ऑलराउंडर बिफोर, बट धीरे धीरे वो बल्लेबाजी के ऊपर थोड़ा अपना ज्यादा ध्यान देने लगे। उसके बाद गस एटकिंसन, याद है लॉर्ड्स का वो शतक, वेस्ट इंडीज के सामने लॉर्ड्स में शतक भी मारा था और 5 विकेटें भी ली थी, वो है। उसके बाद जेम्स स्मिथ वहां पे थे, रुके हुए थे, तो लगा नहीं था कि भारत इतना जबरदस्त परफॉर्मेंस करेगा और ये मैच भारत जीतेगा। तो मेरे लिए ये मैच नंबर 1 पे आता है, और गाबा वाला मैच नंबर 2 पे आएगा, अगर मैं टॉप 2 मैचेस की अगर बात करूं, स्पेशली इस दशक के 2021 से लेकर 2025 में अगर मैं बात करूं तो। बाकी तो बहुत सारे मैचेस हैं, लेकिन इनमें ये मेरे लिए टॉप पे मैच आएगा। जितने भी 5 मैच हुए हैं उनमें से ये सबसे जबरदस्त मैच मैंने देखा है, क्योंकि इंडिया ने जो फाइट बैक दिखाई, इंडिया ने जो स्पिरिट दिखाई, नेवर से डाई एटीट्यूड जो दिखाया इंडिया ने, वो बहुत 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 ज्यादा स्टैंड आउट करता है मेरे लिए। और दूसरी बात, आपने मेरे से पूछा टेक अवेज क्या रहेंगे इस सीरीज से। देखो, गलतियां तो बहुत हुई हैं, सिलेक्शन कॉल्स, अभी भी ब्लंडर मिस्टेक्स हुए हैं सिलेक्शन कॉल में, लेकिन उसके बावजूद सीरीज को आप 2-2 से बराबर करके आए हो एज अ न्यू कैप्टन। शुभमन गिल ने अपना एक स्पार्क दिखाया, उन्होंने दिखाया कि भाई मैं यहाँ पे सिर्फ कप्तानी करनी है, मैं कुछ खेलने भी आया और मैं कुछ लेकर जाने के लिए आया हूँ। तो ही विल बी द नंबर 2 टेक अवे फॉर मी, बट नंबर 1 पे होंगे ऑफ कोर्स मोहम्मद सिराज। 1113 गेंदें, 185.3 ओवर्स डाल करके 23 विकेट लेना, यार आसान बात थोड़ी ना ये।
बिल्कुल भी आसान नहीं है ये, मतलब 25वें दिन तक, 5वें टेस्ट मैच के 5वें अंतिम दिन तक वो खेलता रहा। 25 दिनों की, मतलब अगर आप हर टेस्ट मैच को 5-5 दिन का भी पकड़ो तो 25वें दिनों तक ये मैच, 25वें दिन तक ये मैच चला। इस 25वें दिन में भी अगर आप उसी स्पीड से बॉल डाल रहे हो, एक गेंद तो उसकी कल 90 माइल्स पर आवर यानी 146 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उन्होंने गेंद डाली थी, और वो बहुत तेज थी, वो बीट हो गए थे वो खुद। उन्होंने खुद अपना सर पकड़ लिया कि भाई ये गेंद स्टंप पे कैसी नहीं लगी यार, बहुत जबरदस्त गेंद थी वो। मतलब कितनी सारी, मतलब बॉडी में तकलीफ हो रही होगी उनको, कितना पेन हो रहा होगा यार, उस पेन से जाकर के आपका इतना फिटनेस का स्टैंडर्ड रखना, स्पेशली बीइंग अ फास्ट बॉलर। हम बात करते हैं वर्कलोड मैनेजमेंट की सबकी, लेकिन सिराज का क्यों नहीं हो रहा भाई वर्कलोड मैनेजमेंट? तो ये सबसे बड़ा मेरे लिए टेक अवे, एक सिराज, शुभमन गिल, ऋषभ और वॉशिंगटन बिल्कुल टेक अवे है मेरे लिए, और जडेजा की बैटिंग पिछले कई सालों में विदेश में बहुत अच्छी चलती आ रही है, लेकिन आई स्टिल नॉट गो विद जडेजा बिकॉज हिज बॉलिंग, एक्चुअली हिज प्राइमरी वेपन इज बॉलिंग, primary weapon is bowling, and if he could not able to contribute with the ball so much in this series, तो मेरे लिए जडेजा बैटिंग से जरूर टेक अवे है, लेकिन वी प्ले हिम एज एन ऑलराउंडर, तो ऑलराउंडर के लिए तो मैं वॉशी को तरजीह दूंगा, मैं वाशिंगटन सुंदर, क्योंकि उन्होंने तो यार बॉल से भी आपको फॉर्म करके दिया यार, जहाँ पे रोक के रखने का काम अगर करना था तो वॉशिंगटन ने बहुत बहुत ज्यादा, उनके पास वो काबिलियत है करने की, और उन्होंने किया भी। तो ये ऐसा ही लगता है मुझे अंकित जी, ये आपका मतलब सवाल का जवाब है। अम, आपके लिए क्या है, मतलब आप अपना टेक अवे बताइए यार, आपके लिए क्या सबसे ज्यादा उम्दा परफॉर्मेंस आपको किसकी लगी, और सबसे निराश किससे हुए आप, मुझे ये बताएं। थैंक यू स्टूलन भाई, बहुत बढ़िया। मैं अपने अगर 3 टेस्ट मैच बताऊं या टॉप मैचेस बताऊं, अपनी कहानी बताऊं, मेरे टेक अवेज जो आपने मुझे बताने चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, तो सबसे जाहिर सी बात यह है कि मैं अपने नंबर 1 पर रखूंगा 2001 का टेस्ट मैच। उसकी थोड़ी सी बानगी आपके साथ शेयर करता हूं। दरअसल मुझे याद है बहुत अच्छे से, क्रिकेट तो मैंने बहुत पहले शुरू कर दिया था, 1996 के आसपास ही, लेकिन वो 2001 का टेस्ट मैच इसलिए भी याद है, तब केबल नहीं हुआ करता था मेरे घर पर, और मैं जो मैचेस था वो दूरदर्शन पर देखता था, और उस जमाने को अगर आप याद करें तो दूरदर्शन पर मैच पूरे भी नहीं आते थे, सुबह आधा घंटा और शाम को आधा घंटा आया करते थे। सो मैंने जो मैच है वो बेसिकली, मैं बहुत निराश था, मैं नहीं देखना चाहता था कोलकाता टेस्ट मैच। सो मैं अपना किताब लेके जीके की, क्योंकि मुझे पढ़ने का भी, जीके का, जनरल नॉलेज का आज भी शौक है, उस जमाने में भी शौक हुआ करता था, तो मैं किताब लेके बैठा हुआ था, पढ़ रहा था, शोर हो रहा था उधर से, पापा थे या दादा थे कुछ बोल रहे थे, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस ये वो। तो फिर लगा कि अब मुझे सुनना चाहिए, तो मैंने रेडियो लगाया। मेरे पास एक छोटा रेडियो हुआ करता था, लाल कलर का, बड़ा भी था मगर मुझे याद नहीं बड़ा कब आया बाद में, लेकिन छोटा लाल कलर का रेडियो हुआ करता था, और मैंने उस पर सुना, जो पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन वगैरह होती है, एनालिसिस, वो मैंने सुना। अब उसके बाद अगर मैं किसी टेस्ट को रखूं तो वो गाबा है, स्टिल वो भी मैंने नहीं देखा। ये लॉकडाउन का वक्त था, मेरा विजन जा रहा था, मेरा विजन बहुत कम था उस वक्त, 60-50% होगा, तो मैं नहीं चाहता था कि मेरे घर वालों को ये पता लगे, तो मैं टीवी नहीं खोल रहा था, मैं यूट्यूब पर सुन रहा था। एबीसी को मैंने 2001-3 में एक्सप्लोर कर लिया था, लेकिन उस समय दिमाग इतना काम नहीं कर रहा था कि मैं रेडियो पर एबीसी सुन सकूं, या मुझे पता नहीं था कि मुझे मिलेगा कहाँ वो एबीसी बेसिकली। तो खैर, मैंने आखिरी का जो ट्रॉफी समारोह होता है वो मैंने जरूर देखा है, ऑस्ट्रेलिया इंडिया उस सीरीज का, खबरें भी पढ़ी हैं, स्कोर कार्ड भी चेक किए हैं, लेकिन मैच को नहीं फिर देखा। अब ये वाला जो टेस्ट मैच है इसे मैं 3 पर रख रहा हूं, क्यों? क्योंकि ये मैंने पूरा बॉल बाय बॉल एंजॉय किया है, खासकर लास्ट के मोमेंट्स। बाकी मैच मैंने इतना नहीं ध्यान दिया, क्योंकि मेरा फोकस हमेशा से स्टैट्स पर रहता है, तो ऐसा है। तो ये मेरे कुछ रहेंगे मैचेस जिन्हें मैं तरजीह दूंगा। अगला
जो टेक अवेज की जहां तक बात है, मुझे दो तीन चीजें टेक अवेज में मुझे एक तो लगी। पहला तो ये कि बेसबॉल नाम की कोई चीज होती नहीं है, ये हवा है, और इसकी वानगी आपको एशेस में देखने को फिर मिलेगी। दूसरा, एक ग्रुप में हम और आप दोनों हैं, वहां बात उठी कि आने वाले समय में ये जो पिचें होंगी ये बैटिंग फ्रेंडली नहीं बनाई जाएंगी, क्योंकि बैटिंग पे कहीं ना कहीं इंग्लैंड बराबर तो रहा है लेकिन फेल हुआ है। खैर, ये दूसरा। और एक टेक अवे मैं ये लेके जाऊंगा कि आपको अपना फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट मजबूत करना पड़ेगा, और ये आने वाले समय में एक सरदर्द है। तो खैर, ऐसा है मेरा पूरा सिनारियो। तो इस मोड़ पे स्टलन बात हम जो मैंने एक सवाल उठाया है फास्ट बॉलिंग का, वो हम बाद में लेंगे। इवन पिच का भी या बैटिंग पर भी जो मैंने बात की वो हम लेंगे। भूल जाऊं तो याद दिला देना। लेकिन सवाल अगला मेरा ये है, इस पूरी हमारी एनालिसिस आप जो सुन रहे हैं ओए क्रिकेट पर सेगमेंट क्रिकेट काउच, वो ये है, अगर कोई 3 मेमोरेबल मोमेंट्स इस पूरे टेस्ट सीरीज के, या 3 वो कारण जो इंग्लैंड को सीरीज नहीं जिता पाए क्योंकि वो अपर हैंड में थे, दोनों सवाल का जवाब ले सकते हो, या कोई एक जवाब की 3 बेस्ट मोमेंट्स इस सीरीज के। हाँ अंकित भाई, आपने जो मुझसे सवाल पूछा वो बहुत ही अच्छा सवाल। और पहले तो आपने अपनी जो मेमोरी बताई वो बहुत ही ताज़ा मेरे दिल में वापस आपने मेरी पुरानी यादें ताज़ा कर दी। मैं क्रिकेट उस समय देखता तो नहीं था, क्योंकि उस समय 2 ही साल का था जब 2001 वाला मैच हुआ था। उस इतने छोटेपन में तो मतलब मैंने क्रिकेट देखना शुरू भी नहीं किया था। लेकिन हाँ, 2011 से जब मैंने देखना शुरू किया तब से मैं इस मैच के बारे में सुन रहा था। और एक बार मैं, ज़्यादा नहीं, एक ही बार उस मैच को देखा है मैंने। कहीं से मुझे हाईलाइट मिली थी, किसी ने शेयर करी थी, वो इतनी अच्छी लगी मेरे को। वो उस क्रिकेट मैच ने लक्ष्मण जी और द्रविड़ जी ने स्टैंडर्ड एक सेट कर दिया, और वो लिटरली इंडियन क्रिकेट का जो टर्निंग पॉइंट होता है ना, वो मैच वो रहा। एक पाथ डिफाइनिंग मोमेंट अगर मैं उसे कहूं तो वो गलत नहीं होगा। एक रास्ता दिखाया कि इंडियन क्रिकेट को भाई हम खेल सकते हैं, हम बड़ी बड़ी टीमों के सामने 2-2 हाथ कर सकते हैं। तो वो मैच बिल्कुल मेरा भी वन ऑफ द फेवरेट मैच रहेगा। मैं इस दशक में अगर बात करूं, लोग कहते हैं नेपियर वाला मैच, ये मैच वो मैच, लेकिन 2001 में जो हुआ उस मैच ने ही लोगों को प्रेरणा दी। और आप अगर मुझसे मेरे 3 इस सीरीज के 3 मेमोरी पूछोगे, और जिसने इस इंग्लैंड को सीरीज में हराया है, पहला था वो जो रूट का डिसमिसल। क्योंकि हम कितना भी कह लें यार, जेमी स्मिथ और जेमी ओवरटन का साथ खेलने से बेटर है कि जेमी स्मिथ और जो रूट खेलता है, जेमी ओवरटन या जो रूट खेलता, वो एक डिफरेंट बॉल गेम होता। और वहां पे अगर जो रूट का विकेट ना लेते ना प्रसिद्ध कृष्णा, क्या बॉल थी वो, और कॉट जुरेल बोर्ड कृष्णा, और क्या जबरदस्त कैच पकड़ा था ध्रुव जुरेल ने। तो सबसे पहला मोमेंट मेरे लिए, क्योंकि वहां से सीरीज हम हार सकते थे अगर जो रूट थोड़ी देर और टिके रहते, या फिर जो रूट आउट ही ना होते वहां पे। तो सेकेंड वाला मोमेंट ऑफ कोर्स जो एजबेस्टन में जो हम टेस्ट मैच जीते थे ना, वो मोमेंट मेरे लिए इसलिए खास था, बताता हूँ। वॉशिंगटन सुंदर आए लंच के पहले वाला वो आपने देखा, जडेजा ने फटाफट ओवर खत्म किया, 1 मिनट का समय बचा था। सुमन गिल ने वॉशिंगटन के हाथ में बॉल दी और इमीडिएटली ही मेड एन इम्पैक्ट। उससे पहले भी बॉलिंग कर रहे थे लेकिन रिदम में आ रहे थे धीरे धीरे। एज सुन एज ही केम इनटू द रिदम, ही टुक अ विकेट ऑफ बेन स्टोक्स। इतना बड़ा विकेट था क्योंकि 183 पे 5 हो जाने के बाद कुछ 50 रन की पार्टनरशिप हुई उनके बीच में, लिटरली 50 रन की पार्टनरशिप, 50 रन के आसपास की पार्टनरशिप हुई। और वहां पर अगर बेन स्टोक्स आउट नहीं होते ना, तो यार अंकित भाई आपको भी पता है कि बेन स्टोक्स कितने जिद्दी खिलाड़ी, कितने स्टबर्न है। अगर वो अगर खड़े रहते वहां पे, तो एजबेस्टन वाला मैच ड्रॉ जरूर हो जाता। तो वहां पे वॉशी की वो बॉल ना, मैं हमेशा याद रखूंगा। क्या बॉल ड्रिफ्ट हुई यार, ड्रिफ्ट होकर अंदर की तरफ आई, और वो बेचारा कुछ कर नहीं पाया। लिटरली वो अक्रॉस द लाइन खेलने गया, सीधा एलबीडब्ल्यू हो गया बेन स्टोक्स।
तीसरा मोमेंट मेरे लिए गस एटकिंसन का वो बोल्ड, क्योंकि उस मोमेंट ने यार सबको खुशियां दी। क्योंकि यार उससे पहले, एक तो पहली बात तो पता नहीं, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आखिरी बॉल पे गस एटकिंसन को सिंगल दे क्यों रहे थे ये लोग। ध्रुव जुरल को ग्लव्स निकाल के खड़े होने के लिए शुभमन गिल ने बाद में बताया, तब भी उनको सिंगल मिला भाई। आखिरी बॉल पे सिंगल देने दिया उनको, फिर भी मोहम्मद सिराज लायन हार्टेड बॉलर यार, चलो सिंगल दिया तो दिया, लेकिन उसके बाद आके वो यॉर्कर को एग्जीक्यूट करना, 143 की स्पीड से गेंद डालना और अपनी टीम को जिताना उस यॉर्कर पे। बहुत तेज यॉर्कर थी, 143 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की वो गेंद थी। और उस गेंद पे जिस तरीके से उन्होंने बोल्ड मारा ना गस एटकिंसन को, टॉप ऑफ ऑफ, टॉप ऑफ ऑफ, सीधा बोल्ड, टॉप ऑफ द ऑफ स्टंप, सीधा ऑफ स्टंप उड़ गया भाई। मतलब लिटरली बहुत ही जबरदस्त गेंद थी वो। मेमोरीज तो बहुत सारी हैं उनकी थी, लेकिन इन तीनों को मैं हमेशा ऊपर रखूंगा, क्योंकि इन तीनों ने ही मैच बनाए हैं। दो ने तो इस मैच को बनाया, जैसे रूट का वो विकेट और कृष्ण प्रसिद्ध सिराज का वो फाइनल टच। क्योंकि एटकिंसन ने एक छक्का मारते हुए आपने देखा था, वो एटकिंसन मारता है, उस मोमेंट में आपको कुछ नहीं करना था, सिंगल लेना था, लेकिन वो उसको पता था कि सिंगल लेने नहीं देंगे, तो अब कम से कम बचा बचा के आराम आराम से आखिरी गेंद पे सिंगल ले लेके खेलना है। लेकिन सिराज का वो प्रॉपर प्लान एग्जीक्यूशन, क्या यॉर्कर डाली थी भाई, बहुत ही तेज तरार, बहुत जबरदस्त था यार वो। तो मेरे लिए तो ये तीनों मैच की ये तीन मेमोरीज बहुत ताज़ा रहेंगी। और अगर चौथा आप बोलोगे तो वॉशिंगटन और जडेजा का वो मैच डिफाइनिंग पार्टनरशिप, जो जिसने मैच को ड्रॉ कराया, 203 रनों की पार्टनरशिप। वरना मुझे नहीं लगता उसके बाद अगर कोई एक दोनों से कोई एक भी आउट होता तो मैच बचाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मैं आपसे थोड़ा अलग सवाल पूछूंगा अंकित सर। आपसे मेरा सवाल ये है कि क्या आपको लगता है कि बॉलरों की फिटनेस को लेकर हम बड़े, मतलब, क्योंकि देखो इंग्लैंड सीरीज में ही आपने देखा यार, अगर इंग्लैंड का एक बॉलर चार चार टेस्ट मैच खेल सकता है, जैसे मतलब क्रिस वोक्स ने पूरे 5 टेस्ट मैच खेल लिए, वो तो उनका शोल्डर वो गिर गए, अब ये हो गया। मैं मानता हूँ हमारे बॉलरों की बॉडी उतनी ठीक नहीं है, क्या डोमेस्टिक सर्किट से जो बॉलर बाहर बैठे हैं, उनमें से किसी एक दो को, और अगर आप ट्राई नहीं करना चाहते तो लाए ही क्यों? क्या उनको काउंटी खेलने के लिए नहीं भेजा जा सकता था डोमेस्टिक में जो फास्ट बॉलर्स हैं? क्योंकि अभी तो ऑफ सीजन चल रहा है, क्योंकि यही चीजें तो आपको हेल्प करेंगी। अब तो आप ये सीरीज बराबरी करके लेके आए हो, लेकिन खुदा ना खास्ता अगर, क्योंकि अंशुल कंबोज की आपने स्पीड देखी उस समय 120 125 सर, एंड ही वाज नॉट अप टू द मार्क, और ही वाज नॉट फुल्ली फिट। तो क्या आप ऐसा नहीं कर सकते कि काउंटी टीमों के साथ बात करके हमारे बॉलरों को वहां पे भेज के काउंटी सीजन खिलाओ, चाहे वो वनडे कप का गेम हो या फिर इंग्लैंड डोमेस्टिक वनडे कप का गेम हो या फिर कोई भी हो, एटलीस्ट हमारे फास्ट बॉलर्स को वो कंडीशन से यूज तो होंगे और वो टप्पा तो पकड़ सकते हैं। आपको क्या लगता है मेरे साथ? आपके मेमोरेबल मोमेंट आपने बता दिए मेरे को, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हम जीतने के बाद ना सेलिब्रेशन में इतने खो जाते हैं, क्योंकि पीछे का सब कुछ भूल जाते हैं कि भाई क्या हुआ था, इनसे क्या नहीं हो पाया था। और ये सवाल ना मैं आपसे क्यों कर रहा हूँ, इसका कारण है, बहुत बड़ा कारण है, वो आपको बताऊंगा मैं। क्या आप पहले ये इसके बारे में मुझे बताइए, मैं बताऊंगा वो बहुत बड़ा बड़ा कारण क्या है ना। आप जान के, मतलब आप अगर सुनेंगे तो आपको पता लगेगा कि हाँ यार, ये सच में बहुत बड़ा कारण है। बहुत बढ़िया पेरिस भाई, लेकिन आपने एक अलग रुख, एक अलग मोड़ दे दिया इसको। मैं यही चाह रहा था कि आपके और मेरे विचार टकराए नहीं। आ, तो आपने जो बात करी वो ग्राउंड के अंदर की बैटिंग की टेक्निकल बातें करी। मैं बात करना चाहता हूं मेरे 3 मोमेंट्स की, जो इस पूरी सीरीज को जिसने स्पाइसी बनाया। नंबर 3 पे शुरुआत करूं, मेरे दिमाग में 2-3 इंसिडेंट आ रहे हैं। पहला आ रहा है जो मोहम्मद सिराज जिस तरीके से, शोएब बशीर थे इनकी उंगली में चोट लगी थी और वो जिस तरीके से आउट हुए। एक आ रहा है जैक क्रॉली ने जो टाइम वेस्ट किया, जो थोड़ा सा माहौल खराब हुआ। और एक आ रहा है बेन स्टोक्स का हैंडशेक ड्रॉ मूवमेंट। लेकिन इन सभी नॉमिनेशन में मैं बेन स्टोक्स के हैंडशेक को नंबर 3 पर रखूंगा। नंबर 2 पर नो डाउट, नो डाउट, अगर मैं पिछले जो मैंने नॉमिनेशन छोड़े और मैं 2 और इसमें नॉमिनेशन या एक नॉमिनेशन जोड़ दूं, ऋषभ पंत और क्रिस वोक्स का इंजर्ड होने के बाद ग्राउंड पर आना,
ये मेरे लिए नंबर 2 मोमेंट रहेगा। और मैंने दोनों समय में खड़ा था, मैंने खड़े होकर ताली बजाई है, दोनों टाइम इमोशन था। और ये मोमेंट खिलाड़ी के साथ जीता है, वो रहता है। इसकी वानगी मैं इस बात से आपको बता सकता हूं क्योंकि ये पूरा मोमेंट मैंने ग्राउंड में फील किया है। मुझे बहुत अच्छे से याद है, कानपुर में एक मैच था, इंडिया साउथ अफ्रीका वनडे मैच था। ये 2016-17 के आसपास की बात है। कटक में बोतलें फेंकी गई थी और उसके अगली जो मैच था वो T20 मैच था, जो वनडे मैच था वो कानपुर में था। और आप जाकर देख सकते हैं, ESPN क्रिक इन्फो ने, क्रिक बज़ ने, तमाम एक्सपर्ट्स ने पोस्ट मैच जब मैंने आके सुना, क्यों? क्योंकि ए बी का साउंड पूरा ग्राउंड कर रहा था। और AB डिविलियर्स ने खुद ये कहा था, मैं फिर इमोशनल हो रहा हूं ये बोलते वक्त, वो साउंड, वो वाइब्रेशन, AB डिविलियर्स ने खुद ये बात बोली थी कि मुझे ऐसा फील हो रहा था मैं अपने घर में खेल रहा हूं। वो हमने रिसेप्शन दिया है AB डिविलियर्स को कानपुर के ग्राउंड में। तो जो ये मिला ऋषभ पंत को और क्रिस वोक्स को, उनके जज्बे को सलाम। और मैं क्वाइट इमोशनल पर्सन हूं और मैं बहुत इमोशनल हुआ था, मुझे बहुत पसंद। तो ये मेरा नंबर 2 मोमेंट रहेगा। चूंकि मैं इसे नंबर 1 कर सकता था, लेकिन नंबर 1 तो फिर वो इसमें अगर मैं पुराने नॉमिनेशन, एक नॉमिनेशन में और जोड़ना चाहता हूं, मोहम्मद सिराज का कैच छोड़ना हैरी ब्रुक का। एक और मैं इसमें मोमेंट जोड़ना चाहता हूं, ऋषभ पंत का बल्ले का छूट जाना, और किसी का बल्ले को कैच करना, किसी का बॉल। लेकिन नंबर 1 मोमेंट मेरा रहेगा वो बॉल मोहम्मद सिराज की जिसने वो बोल्ड मारा। ये सीरीज 2-2 पर ही खत्म होनी चाहिए थी, क्योंकि जो क्रंच मोमेंट्स हमने मिस किए या उन्होंने मिस किए, उसका ये सही सिला है। अब आपने जो सवाल पूछा पेरिस साहब कि डोमेस्टिक क्रिकेट में क्या करना चाहिए, बहुत सी बातें हैं जो होनी चाहिए। सबसे पहले हमें यह समझना होगा, टॉप 3 क्रिकेट नेशंस जो हैं, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड, इन्हीं का डोमेस्टिक क्रिकेट बढ़िया है। लेकिन इसमें भी मैं इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के डोमेस्टिक क्रिकेट को सुपीरियर मानता हूं। इसका कारण एक है कि आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया में तो टीमें कम हैं, लेकिन इंग्लैंड में टीमें ज्यादा होने के बावजूद वो मोटा मोटा 6 महीने क्रिकेट खेलते हैं अपने डोमेस्टिक का। 6 महीने, अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे रेक्टिफाई करिएगा। अप्रैल से शुरू करते हैं और वो खेलते हैं सितंबर तक। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 महीने, उसमें गैप्स होते हैं। सेम गोज टू ऑस्ट्रेलिया, वो अक्टूबर में शुरू करते हैं और मार्च तक जाते हैं। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। हम जो अपना डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं वो खेलते हैं दिसंबर, जनवरी और फरवरी में खत्म। मात्र 2 से 3 महीना, आधा, चलिए मैं 4 मान लेता हूं, फिर भी 2 महीने कम। इससे होता क्या है, खिलाड़ी फटीग होता है, खिलाड़ी जल्दी जल्दी मैचेस खेलता है, इंजरी होती है। ये अच्छी चीज भी है लेकिन खराब है। आप उसको वो माहौल दें, कम से कम अपना डोमेस्टिक क्रिकेट 6 महीने तो चलाएं। दूसरा, ठीक है, हम अपनी स्ट्रेंथ पर इंटरनेशनल क्रिकेट खेल सकते हैं, लेकिन हमको अपने खिलाड़ी पकाने के लिए कम से कम डोमेस्टिक क्रिकेट में पिचें ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड जैसी बनानी चाहिए, ताकि भले इंटरनेशनल क्रिकेट में हम अपने खिलाड़ी को स्पिनिंग या बैटिंग ट्रैक दें, लेकिन वो इतने पके हुए हों कि बाहर जाकर वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर सके। तीसरा नंबर पॉइंट ये है कि हम अपने बैट्समैन को तो भेजते हैं काउंटी चैंपियनशिप, बॉलर्स भी भेजते हैं, लेकिन स्पिनर्स भेजते हैं, जो बात आपने कही, फास्ट बॉलर्स नहीं भेजते। ऑस्ट्रेलिया के शेफील्ड शील्ड में हम नहीं भेजते। मुझे प्लंकेट शील्ड जो न्यूजीलैंड में होती है वो भी ठीक ठाक लगती है। मैं चाहता हूं कि पूरा का पूरा टीम ही आ जाए फ्रेंडली खेलने। सपोज करिए ओटागो वर्सेस मध्य प्रदेश का मैच हो रहा है, 3 मैचेस की, जैसे ऑस्ट्रेलिया ए अभी आने वाला है इंडिया ए से खेलने, कानपुर में ही मैचेस होने वाले हैं उनके टेस्ट। तो इस तरह से पूरा एक टीम आ जाए। या हम देखें मिचेल स्टार्क गुजरात की
मतलब गुजरात के रणजी में खेल रहे हैं, या मोहम्मद शामी या मोहम्मद सिराज को हम न्यू साउथ वेल्स के खिलाड़ी की टीम के साथ खेलते हुए देख रहे हैं। वो करना जरूरी है। और सबसे बड़ी बात जो फंडामेंटली रॉन्ग है, भाई आपकी महाराष्ट्र की टीम भी है, मुंबई की टीम भी है, क्यों डबल स्टैंडर्ड है? मैं समझ सकता हूं पैसा कमाना है, बोर्ड है, पॉलिटिक्स है, बहुत कुछ है, लेकिन आपको इसको रेक्टिफाई करना पड़ेगा। ये मैं कई बार इस चैनल पर और मैं रेडियो में जो शो करता हूं वहां पर भी इस बात को उठा चुका हूं। मैं आपकी नॉलेज के लिए ये बात बता रहा हूं, ताकि आप कुछ कहना हो, मेरे से समर्थन देना हो, मेरा विरोध करना हो, वो आप कर सकते हैं। तो ये कुछ मोटे मोटे पॉइंट्स है। चौथा और अंतिम पॉइंट मुझे ऐसा लगता है, हमें अपने डोमेस्टिक सर्किट में कुकाबूरा, डूक सभी बॉलों का इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि हम इन पिचों में उसके लिए हैप्चल हो सके। क्योंकि यहां तो कोई रूल लगता नहीं है, आप कोई भी बॉल इस्तेमाल करिए। डे नाइट टेस्ट मैच खेलना शुरू करिए रणजी वगैरह में, है ना, ये भी बहुत जरूरी है। इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारना जरूरी है, चाहे वो पिच हो, चाहे वो रिहैबिलिटेशन हो। 6 में आपके पास इतना वास्ट मेजॉरिटी ऑफ कंट्री है, लैंड है, और हर जगह अलग अलग मौसम रहता है। आप आराम से 8 महीने डोमेस्टिक क्रिकेट खेल सकते हैं मोटे मोटे तौर पर। ये कुछ चीजें हैं जो आपको करनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात जो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड करता है, जो मिस नहीं होनी चाहिए, वो अपना इंटरनेशनल क्रिकेट भी साथ साथ खेलता है। वो वनडे डोमेस्टिक कप हो, चाहे काउंटी चैंपियनशिप हो, चाहे इंडिया इंग्लैंड सीरीज हो, चाहे वो सब एक साथ। हम ये नहीं करते हैं। ऑस्ट्रेलिया भी सेम करता है, बिग बैश खेलता है, उसका वनडे कप भी होता है, उसका टेस्ट भी साथ में होता है, और इंटरनेशनल क्रिकेट भी खेलता है। इससे हो सकता है आप जब एक साथ खेलेंगे तो हो सकता है डोमेस्टिक खिलाड़ी का जो एक्सेस है वो इंटरनेशनल बाहर के खिलाड़ी या इंडियन से भले वो 1 घंटे के लिए जाए उस शहर में, उस खिलाड़ी से उस होटल में मिलने, लेकिन उसको वो बात पता लगेगी। हो सकता है वो मैच लाइव देखते देखते कुछ सोच सके। तो ये कुछ बातें हैं। अब सवाल आपकी तरफ एक फेंकता हूं, ये जो पिचेस थी, क्या इन पिचेस में इंग्लैंड खुद फंस गया, या उसने इंडिया की स्ट्रेंथ पर पिचे बना दी? और अगला जो दौरा होगा, क्योंकि अगले साल इंडिया को वनडे और T20 खेलना है, टेस्ट का अभी कोई सिनेरियो नहीं है, लेकिन अगली बार क्या होगा? और ये सवाल मेरा भी नहीं है, एक ग्रुप में हम और आप हैं, वहां ये सवाल उठाया गया था कि क्या होगा इन पिचेस का अगली बार। क्या सिनेरियो आप इंग्लैंड के प्रोस्पेक्ट से देखते हैं इस पिचों को लेकर अभी में और फ्यूचर में? चलिए अंकित भाई, जी अंकित भाई, आपने समर्थन और विरोध की बात की भाई। विरोधाभास जैसी बातें ही आपने नहीं कही यार, बिल्कुल सही कहा। डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को सुधारना, डे नाइट मैचेस खेलना, कोकाबूरा और ड्यूक्स गेंद का इस्तेमाल करना, बिल्कुल बहुत सारी बातें सही की। और आपके ना मोमेंट्स मुझे बड़े पसंद आए। और ये है कि भाई हमारे मोमेंट कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं है। मैंने टेक्निकलिटी में बात की, मैंने टेस्ट मैच पूरा देखा था, और ऋषभ पंत का वो यार बड़ा दिलेर खिलाड़ी है भाई, बड़ा दिलेर खिलाड़ी है। अभी भी आपने न्यूज़ सुनी होगी कि भाई उन्होंने एक लड़की की फीस भरी। इतना दिलेर खिलाड़ी है। ऋषभ पंत के बारे में जितनी बात की जाए उतनी कम। खैर, इंग्लैंड सीरीज में तो उस बंदे ने जो किया मुझे लगता है अगर 5वां मैच ऋषभ खेलता ना, तो डेफिनेटली ऋषभ कुड हैव इजीली स्कोर्ड 50-60 ऑड रन्स ऑन दीज काइंड ऑफ पिचेस। मुझे जहाँ तक लगता है, आपके सवाल पे भी मैं आऊँगा, लेकिन आपके बातों के साथ मैं अपना कुछ पॉइंट रखना चाहता हूँ कि यार बिल्कुल भेजो ना यार। आप ये कहते हो कि भाई BCCI इतना पैसा दे रहा है तो इनको जाने की क्या जरूरत है? आप भी शुरू करो अपने क्रिकेट, जून जुलाई में शुरू करो डोमेस्टिक क्रिकेट, और दिसंबर तक खत्म कर दो। चलो जून जुलाई में मत शुरू करो, आप शुरू करो अक्टूबर नवंबर में, खत्म कर दो मार्च तक, ऑस्ट्रेलिया की तरह खेलो IPL। मतलब मुझे यही इन लोगों का समझ में नहीं आता अंकित भाई, कि प्लेयरों को डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने के लिए अगर आपको 6 महीने देने पड़ रहे हैं तो दे दो ना। टीमें तो हैं आपके पास, स्ट्रक्चर भी है, बना दो 2 ग्रुप। यार 38-38 टीमों को क्या करना है? 38-38 टीमों में से मुंबई विदर्भ और महाराष्ट्र के प्लेयरों को निकाल के एक टीम बना दो महाराष्ट्र की। मुंबई भी महाराष्ट्र में है, विदर्भ भी महाराष्ट्र में है, और महाराष्ट्र तो महाराष्ट्र है ही। गुजरात सौराष्ट्र को निकाल के बना दो एक गुजरात की टीम। 5 टीमें तो वहां से हट जाएंगी, ठीक है। उड़ीसा और त्रिपुरा में जानता हूँ अलग अलग स्टेट है तो उनकी अलग रहने दे, लेकिन यार कम से कम
इतना समझने की कोशिश करिए ना, 5 टीमों से अगर आप खेल रहे हैं, 5 टीमें तो हट गए, वहां से 33 टीमें बचती हैं उनके पास, आपके पास। इंग्लैंड के पास टोटल 18 काउंटीज हैं। 18 काउंटीज में भी वो लोग 7-7 की 2 टीमें, 9, कितने शायद मुझे लगता है, हाँ। मैं अगर गलत हूं तो बताना, 20, 18 काउंटी हैं, आई थिंक 16 या 18 कुछ है। एक ग्रुप में 9 रखते हैं और एक ग्रुप में ऐसे 7-8 रख देते हैं, ऐसा कुछ है उनका। तो उसमें गलत क्या है कि आप अगर 5 टीमों को, 38 टीमों की काउंटी नहीं चलने वाली भाई आपकी यहाँ पे कहीं भी। उसमें से भी आपने अभी प्लेट ग्रुप अलग बना दिया, तो उन टीमों को मौका ही नहीं मिलता बड़ी बड़ी टीमों के सामने खेलने का, प्लेट वालों को। तो वो नॉर्थ ईस्ट के प्लेयर निकल के कहाँ से आएंगे? और बिल्कुल सही कहा कि आपने कि भाई हर गेंद से खेलने का मौका दो, और जो खिलाड़ी अवेलेबल है उस खिलाड़ी को आप भेज दो काउंटी खेलने के लिए। बल्लेबाजी क्यों काउंटी खेलने जाए भाई? एक करुण नायर ही क्यों काउंटी खेलने जाए? क्यों नहीं जाए वो हर्षल पटेल काउंटी खेलने? क्योंकि हर्षल पटेल तो वैसे भी रणजी वंजी थोड़ा बहुत तो खेला ही है, उसको भेज दो इंग्लैंड डोमेस्टिक वनडे कप, या फिर यहाँ वहाँ साइन तो करा ही सकते हो ना आप तो इतनी बड़ी बोर्ड हो बीसीसीआई। अगर आप ही साइन नहीं करवाओगे तो कौन करवाएगा? तो क्यों हमारे इंडियन क्रिकेट से क्यों मोहित शर्मा निकला है, क्यों अमित मिश्रा निकला है क्रिकेट से, मतलब टीम से बाहर? कारण तो यही था कि उनको मौके ही नहीं मिले ज्यादा खेलने के। कहाँ खेलते हो? जयंत यादव जैसा प्लेयर, इतना अच्छा प्लेयर, उसको, उसके साथ क्या हुआ आखिर में? आप तो देखा होगा आखिरी मैच जब उसने खेला, आई थिंक न्यूजीलैंड के सामने ही खेला था उसने आखिरी मैच, उसमें भी उसकी 3 विकेटें हैं, 4 विकेटें हैं, फिर भी उसको निकाला गया बाहर। जयंत यादव तो कोई नामो निशान नहीं था। हनुमा विहारी, उसको भेजो ना काउंटी खेलने, बोलो भाई आप काउंटी खेलने जाओ, हम आपको देख रहे हैं, आपकी सिलेक्शन हो सकती है, आप ऑप्टिमिस्टिक रखो भाई प्लेयर को, तभी तो प्लेयर परफॉर्म करेगा ना। हनुमा विहारी जैसे प्लेयर को आपने जो इतना अच्छा खेला, जिसने सिडनी में उसका अपना आखिरी मैच खेला और हैमस्ट्रिंग इंजरी के चल बावजूद उसने अश्विन के साथ वो पार्टनरशिप लगाया और ड्रॉ करवाया मैच को, आप उसकी कंट्रीब्यूशन भूल रहे हो। मतलब इंडियन क्रिकेट में यह है कि बहुत सारे प्लेयर्स हैं लेकिन उनको कहीं राइट प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता। तो आपकी बात से मैं 100% सहमत हूँ कि आपने इस बात को छेड़ा कि भाई भेजो, ऑस्ट्रेलिया में भेजो कुछ प्लेयर इंग्लैंड में भेजो, और कुछ प्लेयर न्यूजीलैंड में भेजो प्लंकेट शील्ड के लिए। अब इसका कारण यह है ना, हर प्लेयर 11 में नहीं खेलने वाला, रणजी में हो या फिर विजय हजारे में हो। तो आप अगर उन प्लेयरों को वहां डालोगे तो कम से कम उन पिचेस पे खेलने की आदत तो बन जाएगी ना इन लोगों की। और डे नाइट टेस्ट मैच में इंडिया हार क्यों रहा है कंटिन्यूअसली? बस इंडिया इंग्लैंड के सामने अपने घर पे जीता था और बांग्लादेश के सामने अपने घर पे जीता था, बाकी ऑस्ट्रेलिया में जाके हारा। वो अलग बात है। क्यों हारता है इंडिया? डे नाइट टेस्ट मैच में पिंक गेंद से उन पिचों पर ट्वाइलाइट पीरियड में खेलने की भारत को आदत नहीं है, और पिंक गेंद से गेंदबाजी करने की भी भारत को इतनी आदत नहीं है। जबकि पिंक गेंद से गेंदबाजी करने की आदत, मतलब पिंक गेंद से गेंदबाजी करना बहुत आसान होता है और उस पर विकेटें जल्दी जल्दी मिल जाती है, लेकिन इनको आदत नहीं है। तो आप एक्सेप्ट ही मत करो ना। अगर आपको डे नाइट टेस्ट मैच अपने घर में ही नहीं खेलना, तो ऑस्ट्रेलिया से खेलने की डे नाइट टेस्ट मैच खेलने के लिए एक्सेप्ट ही क्यों कर रहे हो आप लोग? एडिलेड जैसे पिच पर नहीं करना चाहिए आपको एक्सेप्ट, ठीक है? तो ये कुछ मेरा पॉइंट है, अब आप बताना कि आप क्या सोचते हो। और देखो, पिच की जहाँ तक बात है ना, इंग्लैंड की आपने पूछा सवाल, इंग्लैंड के लिए आपने पिच का पूछा, देखो यार वो वनडे और टी20 मैच है, और वनडे और टी20 मैचेस में ज़्यादातर पिचेस वहाँ पे फ्लैट होती है। ठीक है, अगर गलती से भी उन्होंने ग्रीन विकेट दे दी तो हमारे पास वनडे में अच्छे बॉलर्स हैं, अर्शदीप सिंह हैं, राणा जी आ जाएंगे, हर्षित राणा, वो अच्छा करने लगेंगे, और मोहम्मद सिराज की एंट्री होनी चाहिए वनडे में, उस बॉलर ने अच्छी बॉलिंग करी है वहाँ पे। तो मुझे लगता है ना कि वनडे में तो वो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन टेस्ट मैच में जिस तरीके की आपने बात की यार, टेस्ट मैच में हमेशा टॉस बेन स्टोक्स ने जीता है और हमेशा पहले बल गेंदबाजी ली है। क्यों? क्योंकि पिच। भाई क्या तो तुम डरते हो क्या? तुम डर रहे थे क्या कि भाई हमारे बल्लेबाजों को भारत के गेंदबाज आउट कर देंगे, इसीलिए तुम बार बार बॉलिंग ले रहे थे, हवाला दे रहे थे कंडीशंस का? अरे भाई पहले मैच में आपने देख लिया था भारत ने कैसे बल्लेबाजी करी, तो दूसरे मैच में तो कम से कम गेंदबाजी लो, बल्लेबाजी लो अपनी टॉस जीत करके। नहीं, हमको वो नहीं करना है, कंडीशंस का हवाला देके गेंदबाजी ले ली। अगर वहां पे वो खुद बल्लेबाजी करने आते बेन स्टोक्स, तो शायद थोड़ा सा मामला डिफरेंट होता। एक तो पिच उन्होंने गलत बनाई, ठीक है, और दूसरी टॉस पे उन्होंने खराब डिसीजन पे डिसीजन लेते गए। 5वें टेस्ट मैच में आप बोल सकते हैं कि उन्होंने अच्छा डिसीजन लिया, 5वें टेस्ट मैच में बॉलिंग करने का निर्णय उन्होंने लिया, वो ठीक ठाक लेंगे, इंडिया ऑल आउट, जल्दी ऑल आउट भी हो गई। लेकिन फिर वही बात कि भाई
भारत ने वहां पे गेंदबाजी अच्छी कर दी दूसरे इनिंग में, और पहले इनिंग में भी। दूसरे इनिंग में लगभग भारत ने अपने हाथ से मैच गवा लिया था, वो अलग बात है, लेकिन ऑलमोस्ट पहले इनिंग में अच्छी गेंदबाजी कर दी भारत ने। फिर आपकी वो पिच, आपको पता है कि भाई पिच अच्छी होती जा रही थी धीरे 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 धीरे। वहां पे भारत ने 2 दिन लगभग बैटिंग करी, फिर खुद भी इंग्लैंड बल्लेबाजी करने उनने भी अच्छी बैटिंग करी, लेकिन आखिरी में कुछ 6 रन से हार गए वो। तो एक तो बेन स्टोक्स अपने ही स्ट्रेटजी में फंस गए कि भाई इनको पहले अंदर डाले, फिर बाद में देखते हैं। लॉर्ड्स में भी उन्होंने यही कुछ किया था। लॉर्ड्स में भी उन्होंने हमको बल्लेबाजी करने के लिए दी थी, और हमने 387, ना 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 सॉरी, लॉर्ड्स में पहले वो बल्लेबाजी करना आया था टॉस जीत करके। हाँ, वहां पे गलती नहीं करी, वहां पे उन्होंने पहले बल्लेबाजी की थी और हमने उस स्कोर की बराबरी कर ली थी। वहां पे हमारी गलती थी कि क्रंच मोमेंट पे हमने रविंद्र जाडेजा का विकेट को, हमने के एल राहुल का वो नासमझ अंदाज, जिसने ऋषभ पंत को कहा कि भाई 2 रन बनवा ले यार, बाद में देखेंगे क्या होगा, और रन आउट करवा दिया था। वो बहुत ही ब्रेन फेड मोमेंट लगा मुझे वहां पे। और ऋषभ की ये बात मुझे अच्छी लगी, मतलब ऋषभ, अब लोग ऋषभ को कोच रहे हैं कि भाई आपको जरूरत क्या थी भागने की। यार वो बंदा के एल राहुल का 100 करने के लिए ट्राई कर रहा है भाई, आप उसको कोच रहे हो भाई। अगर वो चाहता तो वो वहीं पे डिफेंस 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 करके रोक लेता बॉल को यार। तो खैर वो अलग बात है, वो मुद्दा कभी उठाएंगे अंकित भाई, लेकिन हाँ, वहां पे वो ब्रेन फेड मोमेंट। लेकिन चौथे मैच में टॉस जीत करके फिर गेंदबाजी लेना, भारत से 358 रन खाना, ठीक है मानता हूँ दूसरे इनिंग में इंग्लैंड ने बनाए कुछ 669 रन और भारत की वो मिराकुलस ड्रॉ था, लेकिन बेन स्टोक्स ने ट्राई ही नहीं किया कि भाई पहले बल्लेबाजी करो। पिच का तो वो था ही, लेकिन उसके बाद अब उनको भी पता था कि पिच बेटर होने वाली है सेकंड इनिंग्स में, चाहे हम बल्लेबाजी करें या भारत बल्लेबाजी करे, पिच तो बेटर होनी थी भाई। तो मुझे बेन स्टोक्स की स्ट्रेटजी समझ ही नहीं आई। मतलब बास बॉल बड़े पास बॉल के दम पे उड़ते हैं ये लोग, लेकिन भाई आप स्ट्रेटजी क्या कर रहे हो? जब क्रिकेटिंग लॉजिक से आप देखा जाए, टेस्ट क्रिकेट में टॉस जीत करके पहले बल्लेबाजी क्यों नहीं करना चाहते लोग? मैं यही शौक हो जाता हूँ कभी भी। तो टेस्ट क्रिकेट में दोनों भी, मतलब दोनों जगह से इंग्लैंड फंसी। एक तो अपनी घटिया स्ट्रेटजी से फंसी वो पहले 2 मैचों में, तीसरा मैच में भी लगभग उन्होंने मेस्टअप कर लिया था। लेकिन वो भाई, अब प्लेयर्स के अप्रोच में भी मैं थोड़ा सा आना चाहूंगा अंकित भाई, आप मुझे बताना। लेकिन इंग्लैंड अपनी स्ट्रेटजी में ऑलमोस्ट तीसरे मैच में फंस गया था। अगर वो तीसरा मैच भारत निकाल लेता तो 3-1 से भारत आज सीरीज जीत रहा होता, ना कि इंग्लैंड 2-2 से बराबरी कर रहा होता। ये मैं मानता हूँ कि आपने सही कहा कि 2-2 से सीरीज बराबर होना इज अ फेयर रिजल्ट फॉर इंडिया, बट नॉट फॉर द इंग्लिश टीम। इंग्लिश टीम चाहती कि हम जीते सीरीज। उन्होंने, मतलब तीसरे मैच के बाद उन्होंने बहुत सारे क्रंच मोमेंट अपने हाथों से गंवाए, इसीलिए आज इंग्लैंड 2-2 की बराबरी पर बैठा है। अंकित भाई, सवाल अब आपसे मेरा पर्सनली ये है कि पिचेस के बारे में तो मैंने बताया कि वनडे और टी20 में तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। पिचेस तो ऑलमोस्ट फ्लैट साइड होंगे या फिर थोड़े से स्लोअर साइड होंगे जो कार्डिफ में होते हैं। कार्डिफ में जो ये लोग पिच बनाते हैं ना, वेल्स क्रिकेट बोर्ड वाले जो पिच बनाते हैं, इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड वाले, थोड़ी सी धीमी पिच, थोड़ा हल्की सी स्पिन को मदद, और थोड़ा सा लो बाउंस रहता है वहां पर उस पिच पर कार्डिफ वाले। लेकिन बाकी पिचेस में क्या वो संभव हो पाएगा जैसे कार्डिफ में होता है या नहीं, ये पता नहीं, लेकिन देखना पड़ेगा। सवाल ये है कि इंडिया के ओर से सबसे बेकार मोमेंट आपको कौन सा लगा? बेकार मोमेंट की बात मतलब ये है, आपको कब ये लगा कि यार इंडिया वाले इस मैच को जीत सकते थे, लेकिन इनकी एक खराब अप्रोच ने गेम को हराया? मेरे लिए वो अप्रोच ये है कि भाई बुमराह 1.5 घंटा आपके साथ बैटिंग कर गया, ऑलमोस्ट 1.5 घंटा। सिराज ने भी 1.5 घंटे आपके साथ बैटिंग करी, ड्यू रिस्पेक्ट टू रविंद्र जाडेजा, बट 3 घंटे आपने 2 टेल एंडर्स के साथ बैटिंग करी है। आप एक रन लिए जा रहे हो और 3-4 लगातार 4 से 5 या 6 ओवर में एक रन लिए जा रहे हो, जबकि आपको पता है वो एक ही बॉल की जरूरत है वो विकेट लेने के लिए। फिर भी आपने वो बल्लेबाजी का स्ट्रेंथ नहीं दिखा और आखिर में आप हारे तो 21 रनों से हो। तो क्या आपको लगता है कि रविंद्र जाडेजा को थोड़ा सा बुमराह और सिराज दोनों को समझाना चाहिए था कि भैया जी आप लोग प्लीज गैप में खेल लेना, 1 रन ले लेना आप? और ऐसा नहीं कि दोनों को बल्लेबाजी करनी आती ही नहीं है भाई, अगर कहीं कम से कम गैप में तो डाल लेते। तो 2 सवाल है इसी बात पे। जडेजा का वो अप्रोच क्या आपको सही लगा? कि मुझे तो बिल्कुल सही नहीं लगा, क्योंकि नीतीश कुमार रेड्डी भी जब से क्रीज पे आए थे, दोनों ने भी ऑलमोस्ट रन का फ्लो रोक लिया था। चलो मैं नीतीश कुमार रेड्डी को तो माफ भी कर दूं भाई, उसने तो पार्टनरशिप पार्टनरशिप बनाने की कोशिश की, लेकिन जडेजा भाई ने क्या किया आखिर में? बुमराह और सिराज के साथ लगभग 3 घंटे बैटिंग करी और फाइनली फायदा कुछ भी नहीं हुआ। 50 तो खुद बना के गए, लेकिन हार तो गए ना आखिर में।
अप्रोच की बात करूंगा, और क्या हमारे तेज गेंदबाजों को बल्लेबाजी कम से कम यार गैप में तो मार के सिंगल, 2 रन, डबल, ट्रिपल रन भागने तो आने चाहिए ऐसे ग्राउंडों पे, जैसे ऑस्ट्रेलिया वाले करते हैं, मिचेल स्टार्क। ऑस्ट्रेलिया का तो निथन लैन भी मार लेता है भाई अच्छे खासे। तो मतलब गुरु गंभीर कहते हैं भाई बल्लेबाजी लंबी 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 लंबी। अरे भाई, क्या बॉलरों को बैटिंग प्रैक्टिस उतनी एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम मिलनी चाहिए, और क्या बॉलरों के साथ बैटिंग कोच ने ये बात नहीं करनी चाहिए कि भैया आपको ऊंचे लंबे शॉट लगाने के लिए कोई नहीं कह रहा है, कम से कम गैप में डाल के एक साधारण चौका तो मार ही सकते हैं। चौका नहीं तो कम से कम 1 या 2 रन तो निकाल सकते हैं कि जिससे स्कोर बोर्ड चलता रहे भाई। इंग्लैंड के पास देखो आखिरी मैच में नंबर 11 पे कौन आ रहा था? कौन आ रहा था नंबर 11 पे? जॉश टंग को छोड़ो, नंबर 10 पे कौन आ रहा था? नंबर 10 पे आ रहा था क्रिस वोक्स। मतलब 8 पे क्रिस वोक्स, 8 पे जिमी ओवर्टन, 9 पे क्रिस वोक्स, 10 पे गस एटकिंसन। मतलब जिस वहां पे, अब लोग मेरे को बोले कि यार वहां पे सिस्टम अलग है यार। भाई तो सिस्टम हमारे पास तो पैसा इतना ज्यादा है, तो क्या हम सिस्टम नहीं बना सकते ठीक से? तो ये मेरा सवाल है कि इसमें क्या किया जा सकता है अंकित भाई, क्योंकि उस दिन जाडेजा की अप्रोच देखकर मुझे इतना बुरा लगा कि भाई मतलब ये तो फैंस के साथ खिलवाड़ है भाई। और फिर लोग बोलने के लिए बोल देते हैं कि भाई जडेजा टेल एंडर्स के साथ खेल रहा था, अगर वो उससे लगा नहीं तो वो क्या करता, उसको लगा कि मैं अगर स्ट्राइक दे दूं तो वो आउट हो जाएगा। अरे भाई कम से कम आप स्ट्राइक नहीं दे रहे हो तो 2 रन भागने के लिए कम से कम इतना गैप में तो शॉट आप खेल ही सकते हो, और फील्ड तो पूरी खुली हुई है आपके पास। क्या कहना चाहोगे इस पर अंकित जी? बिल्कुल स्टनन भाई, आपकी सारी बातें ठीक हैं, इस बात को मैं समझ रहा हूं, और आपने जो सवाल भी पूछा उस पर भी बात करते हैं। देखिए, सीधी सी बात, अगर आप देखेंगे तो जो आप कह रहे हैं, अगर आप एक आर्टिकल देखेंगे जो कि एक ग्रुप में आया भी था, उस पर अलग से चर्चा की जाएगी कि जो बैट्समैन थे उनका जो फॉल शॉट था या उनका कितना कनेक्शन हुआ, उसकी एक पूरी डिटेलिंग ईएसपीएन क्रिक इन्फो ने करी है। अब जो बात आप कह रहे हैं पिचेस को लेकर, मैं वनडे और T20 की तो बात कर ही नहीं रहा, मैं टेस्ट की बात कर रहा हूं। जब नेक्स्ट इंडिया 2027 या 28 में कभी जाएगा, मुझे ऐसा लगता है ये पिचेस ग्रीन होने वाली हैं, क्योंकि अभी हमने जो बॉलर्स लिए ये पक चुके होंगे। खासकर प्रसिद्ध कृष्णा की अगर मैं बात करूं, या अर्शदीप, आकाशदीप की बात करूं, इनमें से एक को तो हमने ट्राई ही नहीं किया पूरी सीरीज में। मोहम्मद सिराज और एक्सपीरियंस हो जाएंगे, जसप्रीत बुमराह का मुझे डाउट है, ठीक है। तो वो ये समझेंगे कि इंडिया का बॉलिंग अटैक इतना मजबूत नहीं है, लेकिन ये फंस सकते हैं। अब बात जो बेन स्टोक्स के अब देखिए, सवाल तो सबसे बड़ा ये है ना कि इंडिया टॉस जीत ही नहीं रहा है पिछले 15 मैचेस से। आप इस बात को समझिए, अगर इंडिया टॉस जीत जाता इस सीरीज में, खुदा ना खास्ता कोई टॉस, तो क्या इंडिया गलती नहीं करता? क्योंकि कप्तान बहुत इनएक्सपीरियंस है। बेन स्टोक्स के पास बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। बेन स्टोक्स का बेसबॉल बैटिंग पर डिपेंड करता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं चेज मास्टर अपने आप को समझ रहे हैं कि भाई 600 तक दोगे तो हम वो भी चेज कर लेंगे। ये वो गलत फहमी में थे, तभी उन्होंने शुरू के 2 मैच बेसबॉल खेले, लॉर्ड्स के मैदान में बिल्कुल ट्रेडिशनल टेस्ट क्रिकेट पे आ गए। चौथे मैच में वो फिर फंस गए। 5वें की तो आप बात ही ना करो, वो तो पिच ही इतनी हरी भरी पिच थी कि वो बॉलर्स को सपोर्ट कर रही थी। अब इस पे सवाल यह है कि ये पिच किसके कहने पर बनवाई गई? बैटिंग का फेलियर देखकर, टॉस की कंडीशन देखकर, या फिर इंडिया की बॉलिंग कमजोर समझकर? ये एक मुद्दा है, इस पर आप बात करना चाहें करें, लेकिन मेरा सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज के एपिसोड का ये है, क्या इन सभी कारनामों के बीच गौतम गंभीर अपनी कुर्सी बचाकर ले गए हैं क्या? जो कमजोरियां हैं वो छिप गई हैं क्या? क्योंकि अगर आप देखें तो इंडिया को अभी एशिया कप खेलना है, उसके बाद सीधे अक्टूबर में खेलना है 2 मैचेस की सीरीज वेस्ट इंडीज के साथ। कोई मायने नहीं रखती, मायने रखता है साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो सीरीज आएगी। और इंडिया में तो
एक महीने में इंसान चीजें भूल जाता है, अभी तो नवंबर में बहुत समय है। तो क्या गौतम गंभीर को साउथ अफ्रीका तक ट्राई किया जाएगा, या गौतम गंभीर और लंबा जाएंगे? क्या गौतम गंभीर अपनी कुर्सी बचा पाए हैं? ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है मेरा आपके लिए। इसके बाद मैं आपसे एक लास्ट सवाल अभी अभी मेरे दिमाग में पनपा है, लेकिन मैं भूल ना जाऊं, है ना। खैर, इस सवाल का पहले आप जवाब दीजिए। जी अंकित जी, आपने जो सवाल किया ना, साउथ अफ्रीका टूर तक गौतम गंभीर रहेंगे या फिर और लंबा चलेंगे, गौतम गंभीर को लेकर के आपने जो सवाल किया, सबसे पहला जवाब मैं उसके बारे में देना चाहूंगा। अम, मुझे लगता है ना गौतम गंभीर बचा करके ले गए हैं यार, क्योंकि इंडियन मीडिया के लिए, इंडियन लोगों के लिए ना रिजल्ट बड़ा मैटर करता है। अगर ये टेस्ट सीरीज हारते तो पक्का पोस्टमार्टम होता जरूर। और आजकल बीसीसीआई जिस तरीके के भद्दे और खराब डिसीजन लेने के पीछे पड़ी हुई है, मुझे तो लगता है कि गौतम गंभीर की भी कुर्सी चली जाती उस समय, चली जाती अगर ये सीरीज हम 3-1 से या 4-1 से हार जाते तो पक्का जाती। और दूसरी बात, अब रहा सवाल आगे क्या, गौतम गंभीर के बारे में आपने जो पूछा, आगे का मुझे लग रहा है ना कि यार ये बची रहेगी यार, क्योंकि साउथ अफ्रीका टूर, जो गलतियां हमने न्यूजीलैंड सीरीज में करी थी पिछले साल, वो गलती हम इस बार वापस से नहीं करेंगे। बैटर ही नहीं है यार, रोहित शर्मा नहीं है, विराट कोहली नहीं है, सारे नए बैटर हैं जिनको थोड़ा डोमेस्टिक का एक्सपीरियंस ज्यादा है। विराट कोहली और रोहित शर्मा ने उस समय कितना ही डोमेस्टिक खेला हुआ था, आप ही बताओ ना मेरे को। स्पिन फ्रेंडली पिचेस पे कितना ही खेला हुआ था विराट कोहली और रोहित शर्मा ने, डोमेस्टिक में तो कुछ खेलते ही नहीं है लोग। तो अब नए बैटर हैं और शुभमन गिल है, मुझे लगता है कि ये बचाने में कामयाब रहे गौतम गंभीर। और वेस्ट इंडीज के सामने अगर बल्लेबाजी अच्छी हुई और उन्हीं पिचेस पे बल्लेबाजी अच्छी हुई तो गौतम गंभीर और लंबा जाएंगे। 2027 तो कवर करेंगे ही करेंगे, लेकिन शायद 2027 का वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का साइकिल भी उन्हें ही मिलेगा, क्योंकि अब हमारे पास सीरीज बची कितनी है, एक श्रीलंका में जाके खेलनी है, एक न्यूजीलैंड में जाके खेलनी है, और इंग्लैंड में जाके तो हमने अवे सीरीज खेल ली है। होम सीरीज में हमारे पास वेस्ट इंडीज है, साउथ अफ्रीका है, और ऑस्ट्रेलिया आने के बाद तो आपको पता है ऑस्ट्रेलिया के क्या हाल होते हैं टेस्ट मैच में, हमारे घर पर स्पेशली। ठीक है, मानते हैं हम ये मानते हैं कि हमने माना है, मैं खुद मानता हूं कि 2024 में जो सीरीज हुई, 23 में जो सीरीज हुई थी हमारी और ऑस्ट्रेलिया के बीच की, वो एक लिटरली, वो उन पिचों के बारे में क्या कहूं, अहमदाबाद तो पूरा रोड ही बना दिया था उन्होंने। इंदौर में इतनी खराब पिच बना दी थी कि खुद ही हार गए थे, 109 पे ऑल आउट हो गए थे, मुझे अच्छे से याद है। वो कुछ 70-72 रन की लीड, हम उन्होंने कुछ 109 की कुछ लीड ली थी और हमने कुछ 72 या 73 का टारगेट दे दिया था उन्हें। रविचंद्रन अश्विन, रविंद्र जाडेजा वगैरह सब थे वहां पे, उमेश यादव भी थे खुद वहां पे, फिर भी हम उसको मैच को नहीं जीत पाए थे। फिर दूसरा मैच जो था वो था, शायद मुझे याद नहीं आ रहा यार, हाँ एक मैच तो हम जीते थे वहां पे, 2 मैचेस जीते थे ऑस्ट्रेलिया के सामने। तो मुझे लगता है यार कि कुछ ना कुछ तो होगा। अब ये लोग नहीं शांत बैठेंगे पिच को लेकर के स्पेशली, तो बिल्कुल भी नहीं। और सब नए लड़के हैं तो शायद ये होम सीरीज पे उनके लिए कोई इतना बड़ा चैलेंज होगा नहीं। वो ठीक है न्यूजीलैंड के सामने हारे हारे, लेकिन अब नहीं चैलेंज, मैं नहीं मानता ऑस्ट्रेलिया भी आके चैलेंज कर पाएगी, क्योंकि उनको स्पिन पिचेस पे खेलने की आदत नहीं है, रोड पे गड्ढों पे खेलने की इतनी आदत नहीं होती ऑस्ट्रेलियंस को। तो मुझे लगता है कि अब गौतम गंभीर जाएंगे, WTC के फाइनल तक लेकर जाएंगे टीम को। मैं थोड़ा कॉन्फिडेंस इसीलिए भी हूँ कि अच्छी खासी रेटिंग हमारी हो जाएगी होम सीरीज को जीत करके। वेस्ट इंडीज के सामने भी WTC के पॉइंट्स हैं तो मिल जाएंगे हमें, और श्रीलंका तो सब कॉन्टिनेंट ही अवैध सीरीज है तो मिल जाएंगे। बस न्यूजीलैंड के सामने थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा, चौकन्ना रहना पड़ेगा, और फिर हमारे लिए तो सब नॉर्मल सी ही चलेगा। दूसरी बात, आपने जो पूछा कि ये पिचेस बना कौन रहा है, बैटिंग के फेलियर्स के लिए बना रहे हैं, बैटिंग को फेलियर्स को देखकर बनाई गई थी ये पिचेस, या फिर इंडिया की बॉलिंग कमजोर देखकर। इंडिया की बॉलिंग शुरुआत से ही कमजोर नहीं रही है, मुझे तो ऐसा नहीं लगा। जब इंग्लैंड टूर पे जा रहे थे, हाँ कमजोर थोड़ी सी करी लॉर्ड्स मैनचेस्टर में, मैं मानता हूं। उसके अलावा लीड्स में भी थोड़ी सी कमजोर पड़ गई बॉलिंग, डिस्पाइट बुमराह के हो, डिस्पाइट बीइंग जसप्रीत बुमराह ओवर देयर, बॉलिंग थोड़ी सी कमजोर पड़ गई। लेकिन उसके अलावा मैं नहीं मानता यार, सिराज ने बहुत दम लगा के बॉल डाला यार। जो रूट उसको वॉरियर कहने से नहीं रोक पाया अपने आप को यार, है ना। तो आई रियली बिलीव कि हाँ, ये जो पिचेस बनाई गई वो उनकी बैटिंग को सूट करती हैं पिचेस। और ओवरकास्ट कंडीशन थोड़ी बहुत होने की वजह से उन्होंने पहले गेंदबाजी करने का निर्णय दोनों मैच में लिया था, जो कि पूरी तरीके से फ्लॉप चला गया, क्योंकि इंडिया के बैटर्स ने इतना अच्छे से झेला उन ओवरकास्ट कंडीशंस को। और जब
ओवरकास्ट कंडीशन निकल गई तब इतना धोया। हाँ, पहले मैच में वो 31 रन पे 7 विकेट गिरना, फिर कुछ 62-63 रनों के अंदर 6 विकेट गिर जाना, ये इट्स नॉट एक्सेप्टेबल। बट स्टिल जितना किया बढ़िया था इंडिया ने बल्लेबाजी में। बॉलिंग थोड़ी सी, मैं मानता हूँ, थोड़ी सी वीकर साइड में हमारी हो गई थी बीच में, क्योंकि यार तुम अनफिट हाफ फिट प्लेयरों के साथ खेलोगे तो क्या होगा आपका, यार आप बताओ, है ना। तो ये मैं मानता हूँ कि ये क्लियरली उनकी बैटिंग स्टाइल को सूट करती है पिचेस ये वाली, इसलिए उन्होंने पिच बनाई। वरना आपने देखा था ग्रीन पिचेस पे उनके हाल क्या है, ग्रीन पिच पे उनके हाल क्या है मेरे को बताइए आप। 92 फॉर 0, 92 फॉर 1 और 248 ऑल आउट, 247 ऑल आउट। क्या बल्लेबाजी, इतनी लचर बल्लेबाजी का प्रदर्शन इंग्लैंड ने किया उस ग्रीन पिच पे, तो वो क्यों ही ग्रीन पिच बनाएंगे। और 2028 की अगर आपने बात करी ना, उसमें 2027-28 में जब हम वापस जाएंगे वहां पर, मुझे नहीं लगता आप 2027-28 में हम वापस वहां पे जाएंगे, हम शायद थोड़ा लेट जाएंगे, 29 में वगैरह जाएंगे। क्योंकि 2024 में जैसे इंग्लैंड यहाँ पे आया था वैसे पहले इंग्लैंड वापस यहाँ आएगा, और 2029 में हम शायद वहां जाएंगे। तो मुझे लगता है ना कि उस समय पिचेस थोड़ी सी और ग्रीनर साइड होंगी, और थोड़ा सा उस समय ये बेन स्टोक्स वगैरह हैं वो रिटायर हो चुके होंगे, जो रूट, बेन स्टोक्स, हाँ ये सारे रिटायर हो जाएंगे। जैक क्रॉली भी शायद रिटायर ही हो चुके होंगे, 38 साल के हो जाएंगे जैक क्रॉली, नहीं जैक क्रॉली नहीं, सॉरी, बेन डकेट कुछ 38 साल के हो जाएंगे, तो शायद वो रिटायर हो चुके होंगे। न्यू क्रॉप ऑफ प्लेयर हम वहाँ पे देखेंगे, जैसे हम किसकी बात करें यार, बहुत सारे अच्छे प्लेयर हैं उनके पास डोमेस्टिक में, काउंटीज में। डैनियल बेल ड्रमन हो गए, और बहुत सारे अच्छे अच्छे और प्लेयर्स हैं, तो उनको, नए प्लेयरों को हम आता हुआ देखेंगे। बेन कॉम्पटन है, हसीब हमीद है, ये सारे प्लेयर होंगे, तो उन लोगों को आता हुआ देखेंगे हम शायद। वो लोग थोड़ा सा ना ट्रेडिशनल क्रिकेट भी खेलते हैं और बेसबॉल एक स्टाइल भी खेलते हैं, लेकिन मुझे तब तक शायद ब्रेंडन मैकलम एज अ कोच बने रहें, मुझे शंका है इस पर। और नए कोच भी आएंगे और नए पीढ़ी के प्लेयर भी आएंगे, उस समय देखना पड़ेगा कि किस तरीके के पिचेस बनाते हैं, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा। और उस समय हम इसलिए अभी नहीं प्रिडिक्ट कर सकते ना अंकित भाई, क्योंकि उस समय की जो पीढ़ी है, मतलब उस समय जो टेस्ट क्रिकेट चल रहा होगा वो किस दिशा में जा रहा होगा, हमें ये देखना होगा। उस समय इंग्लैंड और इंडिया की स्थिति भी देखनी होगी कि किस तरीके से कहाँ पे जा रही है, तभी हम कुछ कह सकते हैं प्रॉपरली, है ना। और जो मैंने सवाल किया उस पर जरूर आना आपने, मैंने जब मेरा सेगमेंट था उसमें आपसे एक सवाल किया था, उस पर जरूर आना कि क्या होना चाहिए। और बिल्कुल गंभीर अपनी कुर्सी बचा भी ले जाएंगे, और गंभीर अपने आप को थोड़ा और लंबा खींच भी गए हैं इस दोनों की सीरीज के साथ। लेकिन बिल्कुल कमजोरियों पे बात अभी भी मैं कहता हूँ होनी चाहिए। एज अ ट्रू क्रिकेट फैन, एज अ ट्रू इंडियन क्रिकेट फैन, मैं मानता हूं कि कमजोरियों पे अभी भी बात होनी चाहिए, और उसी कणखरता के साथ और उसी प्रखरता के साथ बात होनी चाहिए। वरना अगर ये कमजोरियां छुपी रह गई तो आगे जाके आपको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। बिल्कुल बिल्कुल स्टेलॉन भाई, हम पहुंच चुके हैं अपने शो के बिल्कुल अंतिम पड़ाव पर। मैंने कहा था एक आखिरी क्वेश्चन आपसे पूछूंगा। चूंकि हमारी ऑफ एयर कुछ बातचीत हुई थी, तो मैं आप पर एक मिसाइल दाग रहा हूं, न्यूक्लियर मिसाइल। और वो मिसाइल अब मुझे लगता है कि वापस मेरी तरफ मुड़ के आ जाएगी, या आप पर फट जाएगी, या जमीन में बीच में कहीं रुके रहेगी। वेट, मैं आगे और पीछे नहीं जा सकती, मैं यहीं रुकती हूँ। खैर, वो मिसाइल ये है कि बहुत चर्चा हुई है बॉलिंग को लेकर, खासकर फास्ट बॉलर्स को लेकर, एंड खासकर लेफ्ट आर्म बॉलर्स को लेकर। मैं एक बार को लेफ्ट आर्म या राइट आर्म को साइड कर देता हूं। मुझे आप 5 नाम बताइए इंडियन डोमेस्टिक से जो रिप्लेस हो सकते हैं, जसप्रीत बुमराह को इंक्लूड करते हुए। मोहम्मद सिराज को हमें रिप्लेस नहीं करना है। अब मुझे ऐसा लगता है अर्शदीप और आकाशदीप को भी हमें रिप्लेस नहीं करना है, क्योंकि एक को तो हमने यूज किया ही नहीं है। मुझे मोटा मोटा चाहिए है अंशुल काम्बोज, एक प्रसिद्ध कृष्णा। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम 5 नाम भी ना भी ले तो एटलीस्ट 2 पर तो सेटल हो सकते हैं। मैं इसमें प्रसिद्ध कृष्णा को भी निकाल रहा हूं। अच्छा, एक सवाल, मेरी एक आरजे से बहस नहीं हो रही थी, मैंने उनसे ऐसे ही बोल दिया कि मुकेश कुमार जो बॉलर है बंगाल से आते हैं, एकमात्र मैच उन्होंने खेला है, वो कुछ खास है नहीं। तो मुझे मुकेश शर्मा जो फास्ट बॉलर है बंगाल के,
उनके बारे में थोड़ा आप डिटेलिंग दें, क्योंकि मैं आपके मुख से वो जानना चाहता हूं। लेकिन अंत यहां पर नहीं होगा। मुझे आपकी लास्ट में चाहिए है इस पूरी सीरीज की प्लेइंग 11। बैलेंस रखिएगा। 11 खिलाड़ी रख रहे हैं तो 6-5 रखिएगा, और 12 खिलाड़ी ले रहे हैं तो 6-6 रखिएगा। और लास्ट, कैसा लगा इस शो पर आकर पहला एपिसोड करके? ये शुरुआत है, हम आगे और भी मैचेस और भी सीरीज पर ये करते रहेंगे। कैसा लगा ओए क्रिकेट पर मेरे साथ ये शो करके? कुछ कमी पेशी हो तो वो बता सकते हैं। बाकी जाने से पहले अपना ख्याल रखिएगा, मुझे अपने दिलों में याद रखिएगा। ये शो हिट होना चाहिए, इसकी जिम्मेदारी आपकी भी है। स्टेलॉन जगह जगह फैलाइएगा, और आप लोग इसे लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। मुलाकात होगी बाद में। शो का अंत होगा स्टेलॉन की प्लेइंग 11 और थोड़ी सी तारीफ या शो की बुराइयों के साथ। मैं मिलूंगा आपको फिर किसी नए एपिसोड में ओए क्रिकेट पर। तब तक के लिए नमस्कार। अंकित भाई, ये तो सच में मिसाइल दाग दिया भाई आपने मेरे ऊपर। पेस बॉलर्स का अगर हम बात करें ना, तो यार अच्छे अच्छे फास्ट बॉलर्स हैं। अब ये है कि बनाएंगे कैसे। अगर ऑलराउंडर स्पेस बॉलिंग की बात करूं मैं, तो राज अंगद बावा है भाई। बनाओ इसको। 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बॉल डालता है, और बहुत ही तगड़ा बॉलर है ये राज अंगद बावा। फिर छत्तीसगढ़ से एक बॉलर है रवि किरण, अच्छी गेंदबाजी करता है, गति अच्छी है उसके पास। और अगर हम नए उभरते हुए पेस बॉलर्स की बात करूं मैं, तो फिर मेरे लिए हमेशा से मैटर करता है कि एंगल कौन अच्छा क्रिएट करता है और किस तरीके से बॉलिंग करता है वो। तो मेरे लिए हमेशा से बॉलर्स तो बहुत अच्छे अच्छे हैं वहां पे। एक अतीत सेठ अच्छी बॉलिंग करके दे सकते हैं आपको। 130 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बॉल डालते हैं वो, और बैटिंग भी बहुत तगड़ी कर लेते हैं। क्योंकि इनके मन में ना चाहिए यार बैटिंग बॉलिंग, बैटिंग बॉलिंग, बैटिंग बॉलिंग दोनों चाहिए, दोनों चाहिए। अरे भाई देखोगे नहीं तो कैसे पता चलेगा आपको कौन है। और अगर प्योरली बॉलर्स के बारे में बात करूं, तो यार यश दयाल को लेकर कंट्रोवर्सीज बहुत चल रही है, लेकिन यश दयाल इज ए गुड बॉलर। बहुत अच्छी गेंदबाजी करता है यश दयाल। शिवम मावी और कमलेश नागरकोटी तो बाहर ही हो गए स्कीम ऑफ थिंग्स से। इन लोगों को पता नहीं क्या हो गया शिवम मावी को लेकर के, इनका क्या अचानक से क्यों ऐसे राय बदल गई। न्यूजीलैंड के सामने उन्होंने T20 खेली थी और अच्छी बॉलिंग भी करी थी, तो शिवम मावी को भी ट्राई किया जा सकता था। वो ऑलराउंडर बहुत अच्छा खेल सकता है, वो बल्लेबाजी भी अच्छी करके दे सकता है आपको। और बॉलिंग में तो देखो यार बहुत अच्छे अच्छे नाम है। महाराष्ट्र में प्रदीप दधे है, पुनीत दाते जो मध्य प्रदेश से खेल रहे थे, अभी बीच में किसी और एक नॉर्थ ईस्ट टीम के लिए खेलने चले गए थे वहां पे। वो भी अच्छी अच्छी बॉल डाल देते हैं। छत्तीसगढ़ से खेले हैं पुनीत दाते, मध्य प्रदेश से भी खेले हैं पुनीत दाते। और बाकी तो देखो बॉलिंग में ऐसे बहुत सारे नाम है यार। आकाश महाराज सिंह है, बड़ौदा से खेलते हैं अभी। और मिजोरम से मोहित जांगरा, एक बहुत अच्छे ऑलराउंडर, बहुत ही अच्छे तेज गेंदबाज है वो। अब मिजोरम जैसी टीम को कोई फॉलो करता नहीं है, वरना वो बंदा हर एक टीम के लिए रन बनाता है। हर एक गेंद में रन बनाने का उसका है प्लेट ग्रुप में मिजोरम के लिए। और गोवा से अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं, तो अगर स्पिनरों में मैं पेस बॉलर में अगर मैं देखूं, विजेश प्रभु देसाई है, अच्छी बॉल डालता है वो विजेश प्रभु देसाई। कर्नाटका से हमारे पास विधवत कावरप्पा, वैशक विजय कुमार है, पेशक विजय कुमार, विधवत कविरप्पा, वसुकी कौशिक एक बहुत अच्छा गेंदबाज है। इन सारे गेंदबाजों को देखना होगा। एमडी निधीश केरला से आते हैं। एमडी निधीश, एनपी बाजर, ईडन एप्पलटॉम एक बहुत अच्छे गेंदबाज है। अभी भी डेब्यू हुआ है उनका, लेकिन क्या डेब्यू क्या था भाई। फाइनल में एक उन्हीं की गेंद लग रही थी, विदर्भ और केरला के बीच में जो फाइनल हुआ ना, एक उन्हीं की गेंदें लग रही थी जो बल्लेबाज को बहुत तंग कर रही थी, ईडन एप्पलटॉम। अब आंध्र के गेंदबाजों की बात करें तो केवी शशिकांत हैं। केवी शशिकांत बहुत अच्छे गेंदबाज हैं। चिपुरापल्ली स्टीवंस हैं, हरिशंकर रेड्डी हैं, गिरिनाथ रेड्डी एक अच्छे पेस बॉलिंग ऑलराउंडर हैं। मतलब ट्राई ही नहीं करोगे। अब के बाद बॉलर्स इतने सारे हैं ना, मैं नाम गिनाते गिनाते थक जाऊंगा जी। राजस्थान के अनिकेत चौधरी लेफ्ट आर्म पेसर कहाँ चले गए? वो आपकी स्कीम ऑफ थिंग्स में थे, वो कहाँ चले गए अनिकेत चौधरी? खलील अहमद को ये लोग ट्राई ही नहीं कर रहे, जिसने इंग्लैंड में काउंटी भी खेला है। भाई ट्राई करो ना, ट्राई किए बिना पता कैसे चलेगा कैसे कौन कैसे कर रहा है। दिल्ली से अनुज ठकराल हैं, और अच्छे अच्छे गेंदबाज और हैं दिल्ली के सेटअप में भी।
तो यार मैं आपको जितने अगर नाम गिनाने लग जाऊं ना अंकित भाई तो बहुत समय लग जाएगा। लेकिन ये कुछ गेंदबाज है जो मेरे मन में है कि इनको डेवलप किया जा सकता है, फास्ट बॉलिंग डेवलपमेंट ग्रुप का हिस्सा होना चाहिए ये सारे गेंदबाज। और मुकेश कुमार के बारे में आपने पूछा, उस बंदे को ना सलाम है मेरा, क्योंकि वो एक ही जगह पर कंसिस्टेंटली बॉल डालने के लिए जाना जाता है इंडियन डोमेस्टिक सेटअप की अगर मैं बात करूं तो। लेकिन 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 अगर ऐसा है तो दिक्कत यहां पे आ जाती है कि एक ही जगह पे बॉल डालने की कला तो इसमें है, लेकिन उसको मौके इतने नहीं मिले। ऑस्ट्रेलिया में भी मौका नहीं मिला मुकेश कुमार को। इंडिया की जो इंग्लैंड सीरीज थी उसमें मुकेश कुमार ने अच्छा करा थोड़ा बहुत, वो तो ठीक है, बुमराह ने आके बीच में अच्छा बॉल डाल दिया घर पर इंग्लैंड के सामने, लेकिन मुकेश कुमार ने कुछ इतना खराब नहीं किया था, आपने उनको निकाल दिया सीधा। मुझे इंडियन मैनेजमेंट की यही सोच मुझे आज तक समझ में नहीं आई कि एक गेंदबाज को आप सडनली खिला लेते हैं और उसको बाद में अचानक से बाहर कर देते हैं बिना कोई रीजन दिए। किस वजह से करुण नायर के साथ ये हुआ। करुण नायर के को लोग बहुत कोसते हैं कि भाई 300 के अलावा तुमने किया ही क्या। अरे भाई किया क्या है कहने से पहले मौका तो दो। आप लंबी रस्सी नहीं दोगे, लोग कहेंगे यार नहीं बल्लेबाज बहुत पीछे बैठे, अभिमन्यु ईश्वरन ये वो। मैंने कहा यार मेरा मानना है कि आप बल्लेबाज हो चाहे गेंदबाज हो, उसको आप एक लंबी रस्सी दो, कम से कम 10 मैचेस का पैमाना दो कि भाई 10 मैचेस में तुमको जो करना है वो तुम्हें इन 10 मैचों में करना है। अगर तुम नहीं कर पाए तो फिर हम आगे देख रहे हैं। पैमाना ही नहीं रख पाए आप, एक पैरामीटर सेट ही नहीं कर पाते हो यार किसी बंदे के लिए, तो ये तो होना ही है कि आपकी लंका तो लगनी है फिर, है ना। तो मुझे इसी बात का गुस्सा है कि मुकेश कुमार जैसे बहुत ही मेहनती, बहुत ही अच्छे तेज गेंदबाज को, भले उसकी गति थोड़ी सी कम है यार, लेकिन वो अच्छे टप्पे पे डालता रहता है। वो ना हमारा जॉस हेजलवुड की तरह बन सकता है कि भाई एक दिन भर एक टप्पे पे बॉल डालते रहो, बॉल डालते रहो, बॉल डालते रहो, और आपको वो रिजल्ट मिलेंगे धीरे धीरे। तो बहुत अच्छा तेज गेंदबाज है मुकेश कुमार। भले मैं ये नहीं कहूंगा ग्रेटेस्ट फास्ट बॉलर में आएंगे वो, मतलब जो एकदम फास्ट पेस के साथ बॉल डाल सकता है, लेकिन जितनी भी उसके पास पेस है, अंशुल कंबोज से तो थोड़ा बेटर ही करके दे सकता था अगर आप उसे खिलाते तो यहाँ पे इंग्लैंड में। शो के बारे में अगर मैं आप कहूँ तो यार अंकित भाई बहुत अच्छा लगा मुझे आपके साथ शो में ज्वाइन होकर के। पहला एक फुल फ्लेजेड एपिसोड मैंने किया आपके साथ तो बहुत अच्छा लगा। कमियों की तो भाई क्या ही बात करूं मैं, कमी तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा सच कोई है, क्योंकि आपके हर एक सवाल में एक लॉजिक छुपा होता है और उस लॉजिक को देख करके आप अपना सवाल रखते हो। तो मुझे ये आपकी एक खूबी बड़ी पसंद आई, आपकी और आपके शो की, ओए क्रिकेट की। और ओए क्रिकेट में मुझे मौका दिया उसके लिए आपका भी शुक्रिया, और बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके। आज तो इंग्लैंड इंडिया सीरीज पर बात करी हमने, आगे और भी कई सीरीज आ रही हैं और लीग्स आ रहे हैं, उस पर जरूर चर्चा करेंगे। और आखिर में अब मैं अपनी प्लेइंग लिस्ट छोड़ करके आप सभी के समक्ष जाता हूँ। चलो पहले प्लेइंग 11 बता देता हूँ, प्लेइंग 12 बता देता हूँ मैं। ओपनर्स में मैं रखूंगा बेन डकेट और केएल राहुल को, क्योंकि बेन डकेट का एक बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट है जो उसने किया है, उसने सच में इम्पैक्ट डाला है भाई। नंबर 3 पे मैं किसे रखूं यार, नंबर 3 पे मैं शुभमन गिल को रखता हूं यार। बहुत अच्छे खासे रन हैं उसके, मैं इग्नोर नहीं कर सकता उसको। 4 पे जो रूट, 5 पे मैं रखूंगा हैरी ब्रुक को। बहुत ही इंपॉर्टेंट इनिंग्स खेली है उसने, भले ज्यादा एकदम ओवर द मून रन नहीं बनाया उसने, लेकिन आखिरी मैच में जो अपने को स्केयर दिया ना, उसके लिए भी थोड़ा जिगरा चाहिए भाई हैरी ब्रुक के लिए। तो इंग्लैंड के 3 हो गए, हमारे पास से एक केएल राहुल और शुभमन गिल हो गए, 5 प्लेयर हो गए। नंबर 6 पे मैं रखूंगा बेन स्टोक्स को। बहुत अच्छी बल्लेबाजी करी बेन स्टोक्स ने, और गेंदबाजी में तो उन्होंने बहुत अपना कहर बरपाया है। नंबर 7 पे मैं रखूंगा ऋषभ पंत को एज अ विकेट कीपर। अच्छी बल्लेबाजी की, आखिरी मैच में अगर वो बंदा होता तो शायद तस्वीर थोड़ी सी कुछ और होती जी। तो मेरे नंबर 8 पे बनेंगे आपके वाशिंगटन सुंदर, 9 पे बनेंगे जोफ्रा आर्चर, 10 पे बनेंगे जॉश टंग, और 11वें पे बनेंगे मोहम्मद सिराज। यानी भारत की तरफ से मैं ले रहा हूँ केएल राहुल, शुभमन गिल, ऋषभ पंत, वाशिंगटन सुंदर, मोहम्मद सिराज। और इंग्लैंड की तरफ से मैं ले रहा हूँ बेन डकेट, हैरी ब्रुक, जो रूट, बेन स्टोक्स, जॉश टंग, जोफ्रा आर्चर। अब इसमें इंटरचेंज कर सकते हैं, रविंद्र जाडेजा को हम लेके आ सकते हैं जोफ्रा आर्चर की जगह,
लेकिन मैं जोफ्रा आर्चर को इसलिए रखा हूँ, भले उन्हें विकेट्स नहीं मिली इतनी जितनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से लॉर्ड्स टेस्ट मैच में वो बॉलिंग करी, और वो हॉस्टाइल बॉलिंग नजर आ रही थी भाई। अगर आप माने या ना माने, कोई भी माने ना माने, लेकिन वो हॉस्टाइल बॉलिंग नजर आ रही थी जोफ्रा आर्चर की। मैं चाहता तो आकाशदीप को रख सकता था, लेकिन आकाशदीप ने जो लॉर्ड्स में उनकी इंजरी हुई और उस इंजरी के साथ उन्हें बॉलिंग करी, उन्हें इतने विकेट्स नहीं मिले। अब आप लोग, अगर 12वां और 13वां प्लेयर बताने के लिए कहूँ तो मैं रविंद्र जाडेजा और आकाशदीप को रखूंगा इसमें। लेकिन हाँ, यही मेरी प्लेइंग लिस्ट है। मैं जायसवाल को रख सकता था, लेकिन जायसवाल से ज़्यादा थोड़ा राहुल ने एक बहुत ही सटल स्टार्ट दिया है। 100 भी लगाए हैं इस सीरीज में, 2 शायद 100 लगाए थे उन्होंने, राहुल ने। एक लीड्स में लगाया और फिर उसके बाद मैनचेस्टर में 100 किया, और अच्छी बल्लेबाजी करी, बहुत अच्छी बल्लेबाजी करी। तो मेरी ये प्लेइंग लिस्ट है, और दर्शकों से, जैसे अंकित भाई ने कहा, कि सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा हमारे वीडियोस को, और हम भी फैलाएंगे जगह जगह, फेसबुक, एक्स पे जरूर डालेंगे वही क्रिकेट का ये शो। और मिलते रहेंगे आप लोगों से भी। और अंकित भाई, शुक्रिया आपका मौका देने का इस शो पर।